Namaskar, I am Dr. Neeta Sahu, Assistant Professor from Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. Today I am going to talk on a very relevant topic, that is data breach and cyber security. डाटा उल्लंघन क्या है और साइबर सुरक्षा क्या है, डाटा उल्लंघन कैसे होता है, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं और साइबर सुरक्षा के लिए हम क्या क्या प्रयास करें, आज हम इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा ब्रीच क्या है। व्हाट इज डाटा ब्रीच? अ डाटा ब्रीच इज अ सिक्योरिटी इंसिडेंट वेयर confidential, sensitive or protected information is accessed, stolen or exposed to unauthorized individuals, that is hacker. डाटा ब्रीच या डाटा उल्लंघन का मतलब ये एक सुरक्षा से संबंधित घटना है जहां पर आपका जो पर्सनल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव डेटा है, जिसे कि किसी अन्य के द्वारा या अनऑथराइज का मतलब अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा उसे चुरा लिया जाता है या उन तक पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा का उल्लंघन। यानी जब आपकी बिना मर्जी की, आपकी बिना जानकारी के, बिना परमिशन के कुछ लोग आपका डेटा चोरी कर लेते हैं, आपका पर्सनल डेटा, उसे हम डाटा उल्लंघन का नाम देते हैं। और डाटा उल्लंघन होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू वेरियस साइबर अटैक्स। बहुत सारे जो साइबर अटैक्स हैं, ये साइबर जो हमले हैं, जैसे कि हैकिंग जिसको कि हम नाम देते हैं, वो उसकी वजह से जो आपका कोई पर्सनल डेटा कहीं लीक हो जाता है, किसी तरह का पेमेंट कार्ड जो फ्रॉड हैं उसके ज़रिए, या मेलवेयर अटैक्स के ज़रिए भी इस तरह का जो डेटा है वो आपका चोरी हो जाता है, या फिर किसी हो सकता है आपकी जो डिवाइसेस हैं या जो उसकी चोरी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये डेटा चोरी हो जाता है। डाटा ब्रीचिंग कैन अकर ऑफलाइन एज वेल एंड ऑनलाइन मोड, यानी ऑफलाइन के साथ साथ ये ऑनलाइन मोड दोनों में ही हो सकता है। एंड इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। चाहे कोई बड़ी संस्था हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या कोई बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, से फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हैं। यानी डेटा कहीं से भी चोरी हो सकता है। और इसमें चोरी क्या होना की संभावना रहती है, जो आपकी पर्सनल आईडीज़ हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, स्पेशली ये सारे डेटा जिसका अनऑथराइज एक्विजिशन हो जाता है, इसे ही हम डाटा उल्लंघन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स, डिवाइसेस एंड डाटा फ्रॉम बीइंग थेफ्ट, डैमेज, डिसरप्शन और मिसयूज़ एंड अनऑथराइज एक्सेस। यानी आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को, डिफरेंट आपके गैजेट्स, डिवाइसेस को, इन सबको चोरी होने से, किसी तरह का नुकसान होने से बचाना है, उसका मिसयूज़ होने से रोकना ही साइबर सुरक्षा है। और साइबर सुरक्षा के नियमों को जानकर, उसके जो एटिकेट्स है उसको जानकर हम अधिक अच्छी तरीके से अपने डेटा को हम सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है? इट्स अ सेफ, इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। यानी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं, उसे हम सेफली और इंटेलिजेंटली अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे हम साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की हम क्यों बार बार बात करें, क्यों? क्योंकि जो एक रिपोर्ट है जिसका कि यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ इस प्रेजेंट स्लाइड में, आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है साइबर थ्रेट्स टारगेटिंग द ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर ऑन द राइज। यानी जो ये एक रिपोर्ट है वो ये बताती है कि विश्व भर में जो वैश्विक जो एजुकेशनल जो क्षेत्र है या विभिन्न संस्थाएँ हैं, वो सबसे ज़्यादा साइबर हमलों या साइबर थ्रेट्स का शिकार होती हैं। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों की इन्फॉर्मेशन, इसको चुराने में जो हैकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए एजुकेशन सेक्टर पे सबसे बहुत ज़्यादा हमले होते हैं। अब देख लीजिए, जो एजुकेशन सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे जो टॉप 5 टारगेटेड कंट्रीज़ है, उसमें सबसे ऊपर है इंडिया। इंडिया इज़ फेसिंग साइबर थ्रेट्स एट 28%. इट इज़ एट नंबर 1 एंड India, USA comes at number 2 with 11.03% cyber threat. Then UK 5.4%, Indonesia 4.2%, and Brazil at number 5 with 3% of cyber threat. And on the other side, if we talk about the most targeted education institutions, then number 1 we find Byju's is there. Then Harvard University, Coursera, Dalhousie ISD, Stanford University, and University of California. But all these जो education institutions हैं are easy target of cyber criminals या cyber threats. ये इनका शिकार आसानी से होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो इनका जो डेटा है, वो जो डेटा ब्रीच है, वो बहुत आसानी से यहाँ पर, यानी इनके डेटा को चोरी करने का प्रयास बार बार किया जाता है।
अब बात कर रहे हैं कि जो डेटा ब्रीच है वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही सेटिंग में हो सकता है। तो अगर हम ऑफलाइन सेटिंग में हैं तो किस तरह से डेटा ब्रीच होता है। तो डेटा ब्रीचेस हैपन इन ऑफलाइन मोड थ्रू फिजिकल थेफ्ट, लैपटॉप, ड्राइव्स एक्सेट्रा। मतलब आपका कोई डिवाइस जो पर्सनल डिवाइस है, गैजेट है, जो कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो अगर चोरी हो जाता है देन आपका डेटा उसका डेटा ब्रीच की श्रेणी में आता है, यानी डेटा ब्रीच आसानी से हो जाता है, उसका डेटा चोरी हो सकता है। देन इनसाइडर है थ्रेट का मतलब है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ का कोई एम्प्लॉई है वो आपका डेटा चुरा लेता है, स्टील कर लेता है, साथ साथ लीक कर देता है डेटा, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर है मेलवेयर ऑन इन्फेक्टेड डिवाइसेस, यानी जो भी आपका जो डिवाइस है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो जो आपका जो मालवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए भी डेटा चोरी हो जाता है। फिर सिंपल ह्यूमन एरर लाइक लीविंग डेटा एक्सपोज, यानी ऑफलाइन सेटिंग में आप काम कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे एक्सपोज कर रखी है, छोड़ दी है, उसे लॉग आउट करना भूल गए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो डेटा है एक बार रिवील हो गया देन वो आसानी से डेटा चोरी हो सकता है। फिर क्रिमिनल एक्सप्लॉइट फिजिकल एक्सेस और ह्यूमन मिस्टेक्स टू गेट डेटा फ्रॉम अननेटवर्क्ड सिस्टम, हार्ड ड्राइव्स और इवन ट्रैश, यानी इन सारे तरीक़ों से भी डेटा चोरी हो सकता है या डेटा उल्लंघन होता है। फिर हाउ डेटा ब्रीच अकर्स इन ऑनलाइन सेटिंग, यानी when you are in online mode या online setting then how data breach happens. Then online data breaches occur when unauthorized individuals gain access to sensitive or confidential information. Suppose you are working on internet and you are sharing your personal details over internet, you are sharing your password, OTP sometime as per your need, but it may lead to data breach. So whenever you are working in an online setting you have to be very conscious. So these are the points where you can see that data breaches occur in online setting. Number one is malware or ransomware. तो malware क्या है? Malicious software या malware such as viruses, spyware can infiltrate system to steal data or record users activity. यानी आपकी जो सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हो, लगता है ये मेरा सिस्टम है या मैं इसे फ्री काम करने के लिए, अगर उससे कोई वायरस आ जाता है या कोई स्पाईवेयर जो कि आपकी डेटा का स्पाई करता है या जासूसी करता है, उसके डेटा को आपको डेटा चुरा लेता है। फिर रैंसमवेयर भी एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही है लेकिन ये एक दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, दीज रैंसमवेयर स्पेशली दे इनक्रिप्ट योर डेटा, मतलब वो आपके डेटा को बंधक बना लेते हैं या इनक्रिप्ट कर लेते हैं एंड दे जस्ट डिमांड फॉर सम काइंड ऑफ रैंसम, यानी कुछ पेमेंट्स की डिमांड करते हैं, देन ओनली दे रिलीज योर डेटा इवन आफ्टर द डेटा ऑफन आफ्टर द डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन स्टोलन, मतलब लेकिन जो डेटा को चोरी कर लेते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, उसके बाद आपका डेटा रिलीज़ करते हैं। फिर है इनसाइडर थ्रेट, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। इनसाइडर थ्रेट यानी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जुड़ा हो और वो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके या उसको लीक कर सकता है। फिर मिसकन्फिगर्ड सिस्टम यानी एरर्स इन हाउस सिस्टम्स, डेटाबेसेस और क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स आर सेटअप, leaving database publicly accessible without a password can inadvertently expose large amounts of sensitive data. ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। फिर फिशिंग अटैक के बारे में भी मैं पहले बात कर चुकी हूँ। फिशिंग अटैक का मतलब ये है कि जब आपको एक ऐसी मतलब ट्रू ईमेल से मिलते जुलते जो आपको फेक ईमेल्स आते हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये वैसे ईमेल हैं, वो एक तरीके की वो आपको ऑनलाइन स्कैम के ज़रिए का ही एक रूप होते हैं। तो जो फिशिंग अटैक्स है यानी इसके ज़रिए भी आपका डेटा चोरी होता है। फिर है वीक क्रेडेंशियल का मतलब है जब आप अपना जो पासवर्ड है बहुत ईजी बना लेते हैं, जैसे आप कई बार हम अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ या इससे रिलेटेड कुछ पासवर्ड बना देते हैं, जिससे कि बहुत इजीली जो हैकर्स हैं उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो वीक क्रेडेंशियल्स भी हमारा एक कारण है जिसकी वजह से हमारा ऑनलाइन सेटिंग में डेटा चोरी होता है। एंड नेक्स्ट इज इनसिक्योर वाईफाई। जो वाईफाई है अगर इनसिक्योर है तो फिर हम जैसे इस तरह के वाईफाई से हम कनेक्ट होते हैं हमारा डेटा आसानी से लीक हो जाता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन डेटा ब्रीच एंड साइबर अटैक।
दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगते सिमिलर है, लेकिन इससे एक माइन्यूट डिफरेंस है। माइन्यूट डिफरेंस वो ये है कि जो साइबर अटैक है वो ब्रॉडर टर्म है। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म फॉर एनी malicious attempt to disrupt system, steal data or cause damage using methods like malware and phishing. और जबकि जो डेटा ब्रीच है इस स्पेसिफिक आउटकम वेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली एक्सेस, मतलब साइबर अटैक को हम कह सकते हैं ये इज एन अटेम्प्ट और इज एन एक्शन, और वाइल जो डेटा ब्रीच है इज़ अ सक्सेसफुल आउटकम, यानी ये इसका परिणाम है। अगर हम साइबर अटैक को इस तरह देखें कि साइबर अटैक एक कोशिश है जिससे कि हम डेटा चुराने की कोशिश करते हैं तमाम तरीक़ों से, फिशिंग है या कुछ है और बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन और वो सक्सेसफुल यानी जो आउटकम है वो क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेटा ब्रीच। जब आपका डेटा एक्चुअली चोरी हो जाता है तो दैट इज़ नोन एज दैट इज़ एक्चुअली द आउटकम, so that is data breach. So this is the basic difference between cyber attack and data breach. नेक्स्ट हम इम्पैक्ट ऑफ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहला यही है कि साइबर थ्रेट कि जो जब डेटा ब्रीच का प्रभाव ये है कि साइबर आपको तमाम तरीके के साइबर थ्रेट, साइबर ऐसी धमकियाँ मिलने लगती हैं, या जो आपको लगता है कि हाँ ये जैसे साइबर बुलिंग वगैरह भी सब इसी का ही एक हिस्सा है कि साइबर थ्रेट, ठीक है, साइबर थ्रेट के जरिए ही आपका डेटा ब्रीच होता है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट, जब आपकी कोई जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी पर्सनल आईडी वगैरह को चुरा कर हम उसको किसी तरह किसी और अन्य फॉर्म में अन्य तरीके से उसको मिसयूज़ करने लगते हैं, यानी आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं, दिस इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर है फाइनेंशियल फ्रॉड, तो डेटा ब्रीच का एक कारण का प्रभाव ये भी होता है कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड जो भी हमने आपका डेटा लिया उसके ज़रिए से कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मैसेज आते हैं, मेल्स आती हैं कि हमें उन्हें फाइनेंशियल डिमांड वो करते हैं, फाइनेंस की या फिर पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो ये क्या फाइनेंशियल फ्रॉड ही हैं, जो कि आपने किसी और की डेटा को चुरा कर आपने फाइनेंशियल फ्रॉड को करना शुरू कर दिया, या फिर किसी तरह से पैसे का मिसयूज़। फिर मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली ये जितने भी मैंने चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ही करके होती हैं। फिर डेटा लीक्स, आपका फाइनेंशियल, मेडिकल, एजुकेशनल डेटा आसानी से लीक हो जाता है, और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपका डेटा का मिसयूज़ करते हैं, आपसे मनी की डिमांड करते हैं, तो ये डेटा लीक का ये इम्पैक्ट है। फिर मिसयूज़ ऑफ मेल अकाउंट्स, मेल अकाउंट का मिसयूज़ करके कई बार ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जो कि आप नहीं भेजना चाहते हैं, या कोई और, तो मतलब इस तरह से इसका भी मेल अकाउंट्स का भी मिसयूज़ होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि हम किस तरह से अपने आप को या अपने डेटा को बचाएं, यानी डेटा को उल्लंघन होने से रोकें। साइबर सिक्योरिटी के जितने भी नियम हैं उनको हम फॉलो करें, और साथ साथ इन सारे उपायों को भी हम देखें कैसे अपने डेटा को ब्रीच होने से या उल्लंघन होने से बचाएं। तो नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज being suggested that you should make a strong password and you should keep changing your password at regular intervals। समय समय पे हमें अपना पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए, और साथ साथ वो यूनिक और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 2 और 3 FA का मतलब है 2 और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको लगाना चाहिए हमेशा अपने, जब भी आप अपना जैसे मेल वगैरह का जो पासवर्ड रखते हैं, या वहाँ पे आपको 2 फैक्टर या 3 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर क्या है, जैसे सपोज आपने जो पासवर्ड डाला, एक पहला फैक्टर तो यही हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि मान लीजिए आपने जिस फ़ोन पे होता है आपके पास में OTP आए, तो अगर आप मेल ओपन करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर साइट को लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार कि आप पासवर्ड डालते हैं, उसके साथ साथ में आपको OTP भी आता है। तो इस तरह से 2 और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके हम अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। फिर सिस्टम एंड ऐप अपडेट, दैट इज़ वेरी वेरी नीडेड कि यू शुड कीप अपडेटिंग योर ऐप एट रेगुलर इंटरवल्स। सेफ ब्राउजिंग, इट ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको ब्राउजिंग जब भी आप करते हैं, क्योंकि हम जब भी इंटरनेट पे देखते हैं तमाम वेबसाइट एक के बाद ओपन करते आते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो वेबसाइट हमारी ट्रू है या नहीं, उसका URL करेक्ट है या नहीं, तब हमें सेफ ब्राउजिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट सेफ, हम आराम से अपना प्रोफाइल जो DP है, प्रोफाइल है, को हम अपना प्राइवेट बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी उसे अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, ना इसका मिसयूज़ कर सके। अवॉइड ओवर शेयरिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ फटाफट या फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने के चक्कर में हम सारी चीज़ें फटाफट शेयर कर देते हैं, तो ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवर शेयरिंग, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे शेयर नहीं करना चाहिए। क्लिक ऑथराइज लिंक ओनली, जो भी लिंक आता है फटाफट हम उस पर लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो ये भी हमारा कई बार डेटा चोरी हो जाता है। तो
click authorized link only, open email only from trusted sources, learn digital etiquettes, prudent use of digital फुटप्रिंट क्या है, जब भी हम ऑनलाइन सेटिंग में कोई काम करते हैं तो जो भी हम अपने पीछे जाने अनजाने में जो भी अपने पद चिन्ह कह लीजिए, जो भी ट्रेल वहाँ छोड़ देते हैं उसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट हम एक बार अगर ऑनलाइन शेयर कर देते हैं देन डेफिनेटली वो कभी भी हटता नहीं, वो हमेशा ऑनलाइन मोड में रहता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, उसको हमें बहुत प्रूडेंटली, बहुत वाइजली या अक्लमंदी से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी जहाँ कहीं भी हम लॉग इन करते हैं उससे हमें लॉग आउट करना चाहिए, अपने पासवर्ड को चेक करना, तमाम चीज़ें ये डिजिटल फुटप्रिंट्स में आती हैं। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी और मेल्स, ये दो वेबसाइट का मैंने यहाँ पे नाम दिया है पोर्टल्स का, तो www.cybersafe.gov.in और दूसरा है cybercrime.gov.in। अगर किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी या मेल आपके पास आती है तो आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं या फिर यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोकेशन ऑन द इंटरनेट, तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर करंट लोकेशन, मतलब व्हेन इट इज़ नीडेड देन यू कैन शेयर, बट यू शुड शेयर योर लोकेशन वेरी वाइजली, ठीक है। अदरवाइज यू शुड मतलब आप इसको बंद करके रखिए, ठीक है। थिंक बिफोर पोस्टिंग मैसेजेस, आप जो भी मैसेज आता है हम जल्दी से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर तरह के मैसेज को इंटरनेट पे शेयर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेजेस को हम लोग शेयर कर देते हैं, उसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं या कुछ इस तरह की मेल्स होती है जिसको कि हमने बहुत गंभीरता से नहीं लिया होता है और वो भी हमारा डेटा जाने अनजाने चोरी हो जाता है। फिर यूज़ ऑफ सेफ बैंकिंग ऐप, क्योंकि आजकल हम सभी लोग ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को यूज़ करते हैं, बैंक जाने से बचते हैं, तो बैंकिंग ऐप्स भी लगातार अपडेट मांगते हैं। कई बार हम लोग फेक बैंकिंग ऐप भी के झांसे में भी आ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं उसके लिए भी हमें बहुत ध्यान सावधानी रखनी चाहिए। एंड डोंट शेयर OTP, इस पर तो लगातार मैसेजेस आते हैं कि कभी भी हमें किसी से OTP अपना जो वन टाइम पासवर्ड है उसे नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ऐसी गलती कर देते हैं। हालांकि ये सारे मेजर्स हैं या उपाय हैं जिनको करके हम अपने डेटा को उल्लंघन होने से उसका बचा सकते हैं या डेटा को सेफ रख सकते हैं। साइबर वर्ल्ड में हम सेफ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सारी चीज़ों को जानते हुए भी कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं, तो ज़रूरत है कि हम इसको गंभीरता से लें इस विषय को और इस पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे या अन्य लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।